In this session, the discussion is on reasoning and data interpretation. It means that in many of the competitive exams or in general informations also, in the offices with power presentation or some more perspective, this topic is very important, what reasoning is and what is data interpretation. मतलब ऑफिस में कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही है, चाहे वन डे एग्ज़ाम हो, सिंगल डे एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी तरीके से हो। सिविल सर्विसेज का जो सीसेट पेपर है और इसके अलावा जो स्टेट पीसीएस में भी सीसेट का पेपर होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में होता है, ऐसे जितने भी पेपर हैं और सभी में जो एसएससी वगैरह में सब में आता है, ये बैंक्स में आता है और आईबीपीएस में आता है, जिसी में भी आता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन से क्यों ना हो, सिंगल डे एग्जामिनेशन में। और वैसे भी डेटा इंटरप्रेटाइज करने और रीजनिंग तो हमेशा काम आती ही है। सो दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट लाइक रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इन विच द डिस्कशन इज ऑन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के ऊपर देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड देन द डिस्कशन इज ऑन क्यूब्स एंड डाइसेस ऑल्सो, एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मतलब जो किस तरीके से डायरेक्शंस होती हैं उसको क्वेश्चन करते हैं। वी विल हैव अ लुक ऑन दिस, एंड ग्राफ ऑल्सो, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द ग्राफिकल क्वेश्चंस एंड द हाउ द इंटरप्रिटेशन इज ऑफ द ग्राफ which is related to this reasoning and data interpretation also. बार डायग्राम क्या होता है? बार डायग्राम, व्हाट इज बार डायग्राम? पाई चार्ट क्या होता है? दिस इज लेट अस सपोज एन एग्जांपल ऑफ अ पाई चार्ट। मिसलेनियस पजल्स, बहुत सारी पजल्स होती हैं, तो पजल्स क्या होती हैं और जो पहेलियाँ जिसे कहते हैं, तो किस तरीके से उन्हें सुलझाते हैं या कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत प्रकार की। और लॉजिकल वेन डायग्राम, दिस इज लेट अस सपोज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल वेन डायग्राम, जो जैसे ये है, तो कैसे इसको समझते हैं। और साथ ही के साथ एनालिटिकल रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग विच इज रिलेटेड टू नंबर एनालिटिक्स जो है, तो इस तरीके से जो है एनालिसिस पे बेस्ड या फिर रीजनिंग नंबर पे किसी पे भी बेस्ड जो है, एनालिसिस पे बेस्ड, एनालिटिक्स पे बेस्ड जो है, रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। अब वी विल कम हियर द ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अगर देखें तो रक्त संबंध, रक्त संबंध में क्या है? कोई किसी की चाची होगी, चाचा होगा, ताऊ होंगे, ताई होंगी, है ना, और फादर होगा, मदर होंगे, माँ होंगे, बाप होंगे, दादा होंगे, दादी होंगे, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। पैटर्नल साइड मतलब पिता के पक्ष का भी होगा, और मैटरनल साइड, मैटरनल जो भी रिलेशंस होंगे, द रिलेशंस वुड बी ऑफ आइदर मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल अर्थात है कि पिता के पक्ष, मैटरनल अर्थात माता के मातृत्व जो है, माता की जो है रिलेशंस के जो से बिलोंग करने वाले रिलेशंस, और पैटर्नल मीन्स पिता के साथ बिलोंग करने वाले, उसके उनके रिलेटिव्स के जो बिलोंग करने वाले रिलेशन है। तो इस, और वैसे जनरल रिलेशंस भी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, नेफ्यू हो सकते हैं, और नेफ्यू होते हैं, और कजिन्स हो सकते हैं। और कई बार ऐसा भी आता है, कई बार जैसे प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश में भी बताते हैं, तो बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क भी इस ब्लड रिलेशन में जुड़ता है। जैसे कई लोग कजिन ब्रदर बोलते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं, तो ये कजिन अपने आप में ही जो है पूरा शब्द होता है, इसीलिए कजिन भी आता है। तो कजिन मतलब चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, मौसेरा भाई। तो इस तरीके से मामा का जो है, मैटरनल अंकल का जो भी लड़के लड़की हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आते हैं, तो दे आर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब होता है रक्त संबंध होते हैं। तो रक्त संबंध में यही हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पैटर्नल होए, तो पैटर्नल जो है जैसे पिता की बहन को बुआ कहते हैं, और किसी भी जो है बुआ हो या मौसी, इन सबको इंग्लिश में आंट कहते हैं, आंटी ही कहते हैं। तो इसे मैटरनल आंट कह सकते हैं या पैटर्नल आंट कह सकते हैं। अगर ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछते हैं या ज़्यादा अगर चीज़ें हैं, तो पिता के साइड जो है उनको बुआ कहते हैं। ऐसे मदर के साइड जो होती है उन्हें मासी बोलते हैं, या और भी तरीके से, और भी जो है कई लोग खाला बोलते हैं, है ना, कई जगह पे किसी और जो है अगर अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है करने के, अपने अपने रिलेशंस और करने के तरीके हैं। तो इसीलिए जो है ब्लड रिलेशन जो है, तो पिता के साइड में भी ब्लड रिलेशन है, मैटरनल साइड में भी जो है रिलेशंस होते हैं। पिता की बहन को जैसे बुआ बोलते हैं, पिता के भाई को या तो चाचा बोलेंगे अगर छोटे हैं, मतलब अंकल, अगर बड़े हैं तो वह भी अंकल, है ना। तो इंग्लिश में तो कई चीज़ें सेम भी होती हैं, हिंदी में जैसे अगर इंग्लिश वाला अगर इतना समझ में नहीं भी कई बार आता है, क्वेरीज में कन्फ्यूजन होता है, तो उसका हिंदी वर्जन देख लेना चाहिए। हिंदी वर्जन में थोड़ा क्लियर होता है कि
पिता के जो छोटा भाई चाचा के बारे में पूछ रहे हैं, या उनके बड़े भाई ताऊ, या फिर बड़े पापा के बारे में, या के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, तो इसलिए पैटर्नल तो बुआ है, और बुआ जो होती है पापा के जो मदर हैं, जो भी फादर हैं, जिसके जो भी फादर है उसकी जो मदर है वो बुआ है, और उसके फिर भाई के बच्चे हैं तो आपस में कजिन है। इसी तरीके से मदर का है, मदर की जो बहन है वो सब मासी हैं, मदर के जो भाई हैं वो सब मामा लोग हैं। तो इस तरीके से मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट बोलते हैं, लाइक दिस। और उसके बच्चे फिर से कजिन हो गए, मैटरनल कजिन या कजिन सिंपली। तो इस तरीके से ब्लड रिलेशन होते हैं, कौन किससे जुड़ा है। स्पाउस होते हैं, आपस में पति पत्नी होते हैं, कौन वाइफ है, कौन हस्बैंड है, कौन किसका, जैसे होते ही हैं संबंध। तो कोई छोटा है, कोई बड़े हैं, है ना। तो इस तरीके से एवरी रिलेशन काउंट्स, जब भी क्वेरी इसकी करेंगे, चीज़ें देखेंगे। तो ब्लड रिलेशन में कौन दादी है, कौन ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब परदादी, यानी जैसे बड़ दादी भी बोलते हैं, या फिर जैसे उत्तराखंड के स्लैंग में भी कई बार बड़ दादी बोलते हैं, या बढ़िया दादी बोलते हैं, या बढ़िया बूबू बोलते। बूबू मीन्स दादाजी, कहीं पर दादाजी को दादाजी ही बोलते हैं, कहीं पर बूबू बोलते हैं। तो लाइक दिस ओनली। तो ब्लड रिलेशन क्या है कि ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, अंकल आंट जो है, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, क्या कुछ है, फादर मदर, इस तरीके के जो ब्रदर सिस्टर्स के जो रिलेशन है, बहन को सिस्टर बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है उसके बहन के भाई, बहन के बेटे को भी जो है मामा, और उसके जिस प्रकार से रहता है रिलेशन, मामी का रिलेशन रहता है। तो ऐसे जो है ब्लड रिलेशन होते हैं, मासी का रिलेशन होता है। तो बहुत सारे, देयर आर लॉट मैनी। तो इंग्लिश वर्जन में अगर बहुत समझ में आएंगे क्वेश्चन में, तो उसका ट्रांसलेशन, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसे देख लेना चाहिए, तब चीज़ें बन सकती हैं। तो ब्लड रिलेशन जो है ये क्लू बन गया है यहाँ पे। When we will do the discussion, जैसे जैसे इसमें और क्लास करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को, जैसे ABCD लिख रहे हैं, अब मान लीजिए ABCD और E तक लिखते हैं, EFGH तक लिख देते हैं। तो A को अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा है। तो अगर जैसे कोई कोडिंग दे दी, अगर कोई कोडिंग लिख दी BCD, जैसे BCD 3 ले लिए, इज इक्वल टू, इनको जोड़ के लिख दिया, 2 में 3 5 और 5 9 लिख दिया। तो इसका मतलब ये पहचानना है कि BCD में इज इक्वल टू अगर 9 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो ऊपर नंबर हैं उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अगर यहीं पर जो है लेट अस सपोज BCD को किसी और टर्म्स में लिखा होता कि अगर 2 × 3 + 4 लिख दिया, तो 3 2 जा 6 है और +4 10 हो जाता। तो इस तरीके से अलग अलग रिलेशंस हैं। तो ये नए नए तरीके से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, ये प्रैक्टिस से बनती है, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आता है। तो कोड में बांट दिया ना इसको, ये जो अल्फ़ाबेट्स थे इनको नंबरों में बांट दिया, कहीं नंबर्स को अल्फ़ाबेट में बांट दिया। तो इसीलिए जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर होता, जैसे अगर 2 लिख दिया कि 2 इज रिप्रेजेंटेड एज B, तो इसका मतलब 2 किसके है, B की जगह पर लिखा है। तो F क्या होगा, 6 होगा, G क्या होगा, 7 होगा, H क्या होगा, 8 होगा, E क्या होगा, 5 होगा, इस तरीके से। तो इसे डिकोडिंग या कोडिंग कहते हैं, कि कोडिंग मतलब किसी कोड में, जैसे जब कभी भी इवेल्युएशन होता है, चीज़ें चेक करते हैं, कॉपीज़ भी चेक करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो भी कुछ है उसमें पहले कोडिंग की जाती है। कोडिंग से ही पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ पता नहीं चलती है कि कौन किसका है, क्या है, नाम नहीं पता चलता, कोड होता है बस। तो इस तरीके से कोडिंग कर दी जाती है। कोडिंग किसी भी चीज़ की होती है। अगर कोई फ़ोन लगा रहा है तो जैसे होता है फ़ोन में कोडिंग बोलते हैं, तो कोडिंग से उसे पता होता है रिसीविंग एंड पे, ट्रांसमिटिंग एंड वाले जो कोड बोलता है, तो रिसीविंग एंड पे पहले से ही ट्रेनिंग हो जाती है, पहले पता रहता है कि ये चीज़ कोड ऐसी है। तो कोडिंग है। फिर डिकोडिंग होती है, जो रिसीविंग एंड पे जो समझ रहा है वो डिकोड कर रहा है। तो इसीलिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन भी रीजनिंग में आते हैं। और डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी डेटा को, जैसे क्योंकि ये डेटा ही तो है ना, ये सब डेटा को क्या करना, समझना। सो डेटा को समझना और फिर उसके अनुसार देन अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा हाउ टू आंसर एंड हाउ टू इंटरप्रेट एंड व्हाट टू रिस्पॉन्ड टू द डेटा. So this is what called to be as the data interpretation, and reasoning and data interpretation collectively responded to be as what? रीजनिंग मतलब ये है कि क्या थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, क्या विचारोक्ति बन रही है, क्या विचार बन रहा है, क्या एनालिसिस बन रही है, क्या विश्लेषण बन रहा है, क्या सिंथेसिस बन रही है और क्या तब रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा का सारा रीजनिंग में आता है। डेटा से रिलेटेड है तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आता है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध हो सकते हैं, साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। कूट बनाना, किसी को कूट करना और कूट से
खोल के चीज़ों को देखना, इस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग है। अब क्यूब्स एंड डाइसेस हैं। अब जैसे क्यूब्स एंड डाइसेस हैं, जैसे क्यूब्स ऐसे बनाते हैं ना कि ये जो सपोज ये है और यहाँ पे एक और ये चीज़ें हैं, अगर इसके एज जोड़ दिए तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ क्यूब। तो इस तरीके से क्यूब है और क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। तो इस तरीके से क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये जो क्यूब है, क्यूब के जो फ्रंट ये वाला साइड है ये फेस है, तो इसमें 6 फेसेस है ना, एक ऊपर सरफेस, एक नीचे, एक इधर है और एक पीछे एक सामने। तो इसी तरीके से क्यूब से रिलेटेड जो है क्वेरीज, एनालिसिस और रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं। इसमें नंबर होते हैं कि कौन किसके पीछे रहेगा, कौन किसके बैकग्राउंड में रहेगा, कौन साइड बाई रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें क्यूब्स में आते हैं। डाइस मतलब होता है पासा। डाइस मतलब पासा फेंकना। पासे में क्या क्या होता है, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर आएगा 6। तो ये पासा होता है ना, कि एक बार जैसे पासा ऐसे ऐसे करके फेंक दिया तो क्या आएगा। जैसे लूडो भी खेलते हैं, लूडो इज ऑल्सो हैविंग डाइस। तो डाइस जो लूडो में जिस तरीके का डाइस होता है और डाइस को फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं, तो नंबर प्रकट होता है उसमें, कोई भी जो है नंबर आता है। तो इस तरीके से डाइस में क्या चीज़ आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, कौन किसके बैक साइड में है, कौन किसके फ्रंट है, कौन किसके रियर है, मतलब सामने है, फ्रंट बैक में, ये सब चीज़ें देखने को इसमें डाइस में क्वेश्चन आते हैं। व्हेनेवर वी विल डू द मोस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द डाइस, देन वी विल डू। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या होता है, इन डायरेक्शन सेंस टेस्ट लेट अस सपोज ये डायरेक्शन है, तो ये क्या चीज़ है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और दिस इज व्हाट ईस्ट एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट। तो ये जो है यहाँ इधर उत्तर है, तो ये साउथ है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, यहाँ पे दक्षिण जाए, ये नॉर्थ है, इधर पूर्व है यानी ईस्ट, और इधर क्या है वेस्ट है। अगर इन बिटवीन इसके रहेगा नॉर्थ और ईस्ट के, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अगर इसके बीच में रहेगा तो ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर इसके बीच में रहेगा तो ये क्या है, साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो दक्षिण जो है, दक्षिण और पूर्व का हिस्सा रहेगा। ये क्या है, ये उत्तर, दक्षिण जो है ये उत्तर पूर्व है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट है। इफ लेट अस सपोज दिस डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, और ये वाला अगर डायरेक्शन देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इन बिटवीन डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर प्रॉपर डायरेक्शंस देखेंगे तो ईस्ट है, वेस्ट है और नॉर्थ है और साउथ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण या दक्षिण ऐसे भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है कि कोई किसी डायरेक्शन में इतना चला, देन उसके बाद यहाँ चला, फिर राइट टर्न मूव करा तो इधर चला, बताओ, और फिर लेफ्ट टर्न ऐसे चला, फिर इधर चला, बताओ अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। तो दिस काइंड ऑफ, जिसमें डायरेक्शन भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, टर्निंग भी होती है, एंगल भी हो सकता है, इन बिटवीन डायरेक्शन भी हो सकते हैं और डायरेक्ट डायरेक्शन भी हो सकती हैं। दैट ऑल कम्स अंडर द डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट जो कि दिशाओं को जो है आभास कर सके, अवलोकित कर सके, उसे बोलते हैं डायरेक्शन सेंस व्हाट टेस्ट। अब क्या है, ग्राफ है, तो ग्राफ तो ये है, ऐसा ग्राफ दिख रहा है, दिस इज व्हाट कॉल टू बी एज अ ग्राफ, है ना। अब ये ग्राफ क्या है, इसमें ये 2D ग्राफ है। किस तरीके का ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, मतलब द्विदिशात्मक ग्राफ है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है, जिसमें एक डायमेंशन में क्या दिखा रखा है, साल दिखा रखे हैं, ईयर्स, और एक डायरेक्शन में क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रखा है, करोड़ में, रुपये में। तो कितना रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि रुपये का सिंबल है ये आर, ऐसे करके रॉ, और उसके ऊपर ऐसे इक्वल टू का साइन डी, और इसे भी एक IIT के छात्र ने बनाया था। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट का है और ये क्या है, ईयर्स का है। तो इसके बाद जो है किस तरीके से जो है कि आज से कुछ साल पहले ये रुपीस का सिंबल बना था, और प्रॉफिट इन करोड़, मतलब कितने करोड़ में कितना लाभ है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400, 500, 500। अब समझ में तो ऐसा ही आ रहा है। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, और ये 2001 में, 2002 में इतना, 2003 में, 4 में, 5 में। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2001 में जो है ये ग्राफ थोड़ा नियर बाई हो गया है, थोड़ा इसे डिस्टेंस में लेना है, तो लेट अस सपोज ये अगर ऐसे भी ले रहे हैं 500 यहाँ पे, तो दिस वन। अब जैसे अगर देखेंगे कि थोड़ा सा 2000, अगर 150 जो है
100 और 200 के बीच में, इन बिटवीन 100 एंड 200 150 इज देयर, तो 150 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 2001 में। तो ऐसी एंटरप्राइज हो, तो ये लाइन ग्राफ है ना, लाइन ही लाइन जा रहा है बार, है ना, लाइन को फॉलो कर रहा है, एक रैखिक जो है एक लाइन को जो है इस तरीके से बन रहा है। अब 2002 में जो है इस तरीके से मान लीजिए 250 जो है करोड़ का प्रॉफिट है, 2003 में मान लीजिए ये प्रॉफिट जो है, या 2004 में, जिसमें भी यहाँ पे लेंगे सिंबलाइज करेंगे कि 480 करोड़ 480 करोड़ का है, 480 करोड़ का जो है ये क्या है, एक प्रॉफिट है, और 500 करोड़ का लेट अस सपोज 2004 में। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि विद कंटेक्स्ट टू 2001 2003 में कितना प्रॉफिट है, 2001 के कंटेक्स्ट में 2004 में कितना प्रॉफिट है, और परसेंटेज में बताओ कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन बेस इनटू 100, तो ये परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है क्या कुछ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से संबंधित जो हैं उन्हें बोलते हैं ग्राफ के अंदर रीजनिंग में, और डेटा के साथ डेटा को इंटरप्रेटाइज करते हुए, डेटा को समझवाते हुए जो रीजनिंग के क्वेश्चन ग्राफ से आ रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ क्वेश्चन है। उसके बाद जो है टेबल, अब टेबल भी तो बनाते हैं, टेबल लेटर सपोज ऐसे बना दी कोई टेबल, जैसे टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ कुछ लिख दिया और यहाँ डेटा दे दिया, तो इसको सॉल्व करो। तो खाली विजुअलाइज करके कई सारे क्वेश्चंस, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो भी चीज़ें जहाँ पर जिस तरीके की एप्लीकेशन में रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन से वो देखने से पता चलती है कि कौन कौन सी टेबल में कहाँ पर क्या डेटा पड़ा, एक्सेल में, चीज़ों में, वर्ड में, ऐसे सभी में तो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता ही है। इसके बाद रोज कॉलम जितने डालने हैं वो इस तरीके से करते हैं, लेबलिंग जो करनी है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सब टेबल में आता है, और टेबलिंग के तब क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से भी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल के माध्यम से भी, चाहे प्रेजेंटेशन में हो, चाहे क्वेश्चन आंसर में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, चाहे कैसे भी हो, टेक्स्ट में हो, कहीं पर भी हो, एज अ सब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट में भी जो है स्टैटिस्टिक्स में जो एमए कर रहे हैं या अन्य कुछ कर रहे हैं, या स्टैटिस्टिक्स के जो सवाल होते हैं, रिसर्च एनालिसिस होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स लगती है, एसपीएसएस नाम का एक जो है स्टैटिस्टिकल टूल होता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, नोवाटर, और बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं। इस तरीके के में भी जहाँ रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन था वहाँ टेबल की जरूरत पड़ती है, तो आराम से टेबल को एक्सपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट उसमें परफॉर्म करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, कमांड लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है टेबल के रूप में भी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन को तब करते हैं। इसके बाद बार डायग्राम, अब बार डायग्राम जब बनाते हैं तो बार मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला है, इस तरीके का जो डायग्राम है, दिस डायग्राम सपोज टू बी एज द बार डायग्राम, कि इसमें सपोज यहाँ पे कुछ लिख दिया है, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दिया और यहाँ पे एयर लिख दिया कि कितना प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, या फिर कुछ भी लिख दिया कि एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है, कितना कमाया, पैसा कितना कमाया है। तो यहाँ पे रेवेन्यू है और यहाँ पे एयर है, तो कितना एयर में कितना पैसा कमाया, तो ये अगर ऐसे डंडे के रूप में होगा तो ये दिस इज कॉल्ड बार डायग्राम। तो ये रीजनिंग का जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का एक और टॉपिक भी रहता है। टॉपिक पाई चार्ट का भी होता है। पाई चार्ट मतलब जैसे गोला है, ऐसे गोला मार लिया, इधर गोला लगा लिया ऐसे, और गोले में जो है ये प्रोडक्शन दिखाया हो, कितना उत्पादन हो रहा है। अब मान लीजिए कॉटन का इतना परसेंट, तो इतना जो है ये दिखा रहा है, इतना हिस्सा कॉटन का प्रोडक्शन है, एंड दैट मच ऑफ एरिया बिलोंग्स टू द राइस, यानी जो है जो चावल है, चावल का बना रहा है, या पैडी का, धान का जिसे बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो कि मार्शी लैंड यानी दलदली भूमि जहाँ पर ज़्यादा जो है नाइट्रोजन और इस तरीके की फिक्सेशन ज़्यादा हो सकती है। तो ये राइस वाला जो एरिया है, जो धान, जो कुटा हुआ धान है, ओखल में, जैसे ओखल में या ओखल में या ओखली में, या फिर वैसे भी जैसे चक्की पक्की में कूटते हैं और इस तरीके से जो राइस बनाते हैं और जो क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो वो इतना एरिया है। ये वीट है, गेहूँ है, तो वीट वाला गेहूँ यहाँ पे इतना वाला एरिया, और इतना प्रोडक्शन जो है, इतना उत्पादन शुगर केन का है। मतलब पूरे 360 डिग्री एंगल पे, एक पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल पे कितना कॉटन का एंगल है, कितना राइस का एंगल है, कितना वीट का है, कितना शुगर केन का यानी गन्ने का है, गन्ने से चीनी बनती है, अन्य चीज़ें, गुड़ भी बनता है ना, तो जैगरी वगैरह बनता है। तो इस तरीके से कितना एंगल है ये भी निकल के आता है। परसेंटेज में भी पूछा हो सकता है कि अगर पूरा 360 डिग्री 100% है तो इसमें से इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, ये सब चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन भी, इस तरीके के प्रेजेंटेशन भी इंटर रिलेटेड करने पड़ते हैं, होते हैं, निकलते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो है पाई चार्ट है। मिसलेनियस पजल्स क्या हैं? अब पजल्स जो हैं बहुत सारी पहेलियाँ, पहेलियों के रूप में भी प्रश्न आते हैं, जैसे इमेज बनाते हैं, वाटर इमेज है, और इस तरीके की बहुत सारी पजल्स भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वेन एवर वी विल डू, जिस समय करेंगे, तो इस समय जो मिश्रित जो है बहुतों प्रकार के अनेक जो पहेलियाँ हैं वो भी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का कहीं ना कहीं हिस्सा है, पार्ट है।
इसके अलावा जो लॉजिकल वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनता है, वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, जो तर्क क्षमता होती है, जो लॉजिकल क्षमता होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो कैसे देखते हैं वेन डायग्राम से। जैसे अब जैसे देखा इसमें ये नहीं देखना होता है कि क्वालिटेटिव अध्ययन, इसमें क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक अध्ययन, गुण सही गलत में और चीज़ें ऐसे करके देखें, लेकिन इसमें देखना ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे समझ रहे हैं, बस इन्फॉर्मेशन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक वेन डायग्राम में बोला कि सारे के सारे ऑल बसेज आर बाइक्स एंड ऑल बाइक्स आर कार, तो अगर ऐसे बोला तो ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम कि सारे के सारे बस जो हैं वो तो बाइक है और सारे के सारे बाइक जो है वो कार है। तो दिस ऑल बिलोंग्स टू द लॉजिकल वेन डायग्राम इन केस ऑफ रीजनिंग एंड व्हाट डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब ये होता है कि जो भी नंबर है और एनालिसिस पे बेस्ड थिंकिंग, मनन पे बेस्ड जो है जो भी रीजनिंग होती है और सोचने पे जो बेस्ड होती है और जो नंबर्स पे बेस्ड होती है, एनालिटिक्स पे बेस्ड होती है, सो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल व्हाट रीजनिंग और द रीजनिंग ऑफ एनालिटिक्स इसे बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, देयर आर मेनी मोर टॉपिक्स or there are many much more topics which are more related to what reasoning and the data interpretation concept। and in this session, जो इस सेशन में ये देखने को मिला कि blood relations, coding and decoding, cubes and dices, direction sense test, graph, the questions and the queries which are related to the graph also, table also, bar diagram also, pie chart also, and what miscellaneous puzzles, likewise logical Venn diagram and analytical what reasoning also। So these are all the some of the topics which are covered under the reasoning and the data interpretation portion as we moves। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें नए नए पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स में क्या रहे, कैसे रहे और कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से और अन्य जगहों पर किस तरीके से ऑफिस में इन तरीके की चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या देखा जाए। तो ये सब चीज़ें जो है रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में तब क्या कुछ है ये बताया जाएगा।